साथियों से निवेदन कि एक बार विधायक जी इस शहर का उद्घाटन करने ही वाले तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि आप एक बार अपने अपनी कुर्सियों पर अपना अपना स्थान ग्रहण कर दें। साथियों सभी से निवेदन किया गया एक बार जोरदार से धन्यवाद। साथियों आदरणीय साथी, भगवान श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी करें बीजेपी के लोग और एफआईआर दर्ज हो हमारे ऊपर, ये क्या अजीब न्याय है। भगवान राम के मंदिर का चढ़ावा भी जिन्होंने चोरी कर लिया, उनके साथ कैसा व्यवहार परमात्मा करेगा। मैं आज आपको एक बात कहता हूँ, हमारे वेद शास्त्रों का कुछ हिस्सा मैंने भी पढ़ा सौभाग्य मिला। हमारे वेद शास्त्रों में ये लिखा है कि दिव्य द्रव्य यानी भगवान के चढ़ावे की चोरी जो करता है उसे 60,000 जन्मों में भी कभी गति नहीं मिलती। बीजेपी ने जो ट्रस्ट बनाई भगवान श्री राम मंदिर की, उन्होंने पहले तो जो लोग आभूषण, चांदी और सोने की ईंटें, अपने माँ बाप का, भाई बहन का सोना गड़वाकर वहां चढ़ावा देकर आए, वो सब चोरी हुए। फिर जो चढ़ावा वहां आया वो सीधे सीधे चोरी हो गया। एक इंजीनियर ने तो ये भी कहा भगवान राम मंदिर के निर्माण में इन्होंने 40% कमीशन खा लिया। उसके बाद अगर कोई आप जैसा कोई भाई, किसी के बच्चा हुआ, किसी का व्यवसाय अच्छा चला, वो जाकर अपने माँ की चेन डाल आया, कोई जेवरात दे आया, वो सब भी गायब हो गए। और अब उन सबको जेल भेजने की बजाय एफआईआर राहुल गांधी पे हो रही है। ये कौन सा न्याय है। जी, युवा कांग्रेस के पहले अध्यक्ष सतीश भाई थे। बड़े मिड्ढा साहब को तो आप सब जानते थे, सीवन वाले। उनके बेटे को शायद आप कम जानते हैं। आजा काका जी, यहाँ आ जा, तू भी, तेरी शक्ल भी जरूरी है देखनी। सारे बूढ़ों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं है। युवा कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष मिड्ढा जी, हरियाणा कृषक समाज के अध्यक्ष मेरे भाई ईश्वर नैन जी, हमारी पंचायती राज के जिला के अध्यक्ष मेरे भाई करमवीर शर्मा खुराना जी, हमारे हल्का अध्यक्ष युवा कांग्रेस मेरे भाई अरुण राणा जी, किसान कांग्रेस के हल्का अध्यक्ष भाई रामफल नौत जी, हमारी जाट शिक्षण संस्था के अध्यक्ष भाई राजकुमार जी, धर्मशाला के अध्यक्ष भाई रोशन पाडला जी, जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष अपने पड़ोस से मेरे भाई जोरा सिंह सिडन जी, महावीर चहल जी जो हमारी किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, आदरणीय बलवान कुराड़ जी, अपनी जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन मेरे छोटे भाई नाजर सिंह जोरा जी, युवा कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष भाई परवीन नैन जी, पूर्व चेयरमैन पंचायत समिति पंडित जयपाल शर्मा जी, मंच का संचालन कर रहे तो पंडित जी के बगैर कुछ संभव नहीं, पंडित सतबीर शर्मा जी, मंच पर विराजमान मेरे आदरणीय चौधरी प्रताप सिंह जी, चौधरी दिलीप सिंह जी, खाप के अध्यक्ष भी हैं और मेरे भाई भी हैं, मेरे भाई भानु ठेकेदार जी, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, राजेंद्र रोहल जी, नंबरदार आदरणीय दीवान सिंह जी, मेरे भाई डॉक्टर लाभ सिंह जी, कृष्ण सैनी जी, बलवंत शर्मा जी, मास्टर रामफल शर्मा जी, आदरणीय
हमारे बुजुर्ग पंडित धनपत जी, भाई ईश्वर जी, भाई सतवीर चहल जी, चौधरी बसाऊ चहल जी, मनोज जी, मास्टर रामपाल रुअर जी, धर्मपाल कौशिक जी, छोटे भाई संजू मुदगिल जी, धर्माराम वाल्मीकि जी, रमेश रुहल जी, ज्ञानचंद चहल जी, शमशेर रुहल जी और मंच पर विराजमान सभी आदरणीय नेतागण और मेरे सामने बैठे, मैं इसलिए क्षमा चाहूंगा कि थोड़े शब्दों में मेरी बात कहने की कोशिश करूंगा। सभी मेरे आदरणीय मेरे सामने मौजूद हैं, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, मेरे आदरणीय नौजवान साथियों और सबसे प्यारे मेरे छोटे भाइयों और भतीजों, मैं सबसे पहले इस पवित्र आश्रम के प्रांगण में आप सबका हाथ जोड़कर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और एक बार फिर आपके बेटे जिसके रगों में आपका खून दौड़ता है, मेरे भाई कुलदीप चहल को इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि अब कांग्रेस की बागडोर इलाके के अंदर संभालने की जिम्मेवारी उनको दी गई है। पर यह भी सच है कि एक व्यक्ति से कुछ नहीं हो सकता। आप सबका आशीर्वाद रहेगा, आप सबका प्रेम रहेगा, आप सब इनकी मदद करेंगे तो ही भाई रामनिवास मित्तल और कुलदीप चहल मिलकर पूरे इलाके की लड़ाई भी लड़ सकेंगे, सेवा भी कर सकेंगे और इलाके को आगे ले जाने में अपनी योगदान क्रियात्मक भूमिका अदा कर सकेंगे। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, इस मंच से बहुत सारी बातें कही गई। मैं भाई रामचंद्र गुर्जर जी को, भाई कुलदीप चहल को, भाई रामनिवास मित्तल को, भाई जोरा सिंह सेनत को और सभी हमारे पदाधिकारी भाइयों को, भाई करमवीर शर्मा को एक ही बात कह रहा था। कवीश मिड्डा जी को, जो युवा कांग्रेस के हमारे साथी, कि समाज में अब अगली लड़ाई, समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती, प्रांत हो या देश हो, दोनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अगर आप मुझसे यह सवाल पूछे और उसकी चर्चा आदित्य ने की, सबसे बड़ी चुनौती आज बेरोजगारी है। वो बच्चा वाल्मीकि समाज से हो, वो बच्चा रविदासिया समाज से हो, वो बच्चा ब्राह्मण समाज से हो, वो रोड गुर्जर राजपूत से हो, वो जाट समाज से हो, वो किसी समाज से भी हो। आज सच्चाई ये है कि आज समाज में 80% बल्कि 90% लोगों के पास कमाई के वो साधन नहीं रहे जो हुआ करते थे। हर घर के दरवाजे या तिजोरी या मां जिस आंटड़ के अंदर पैसे बांध के रखती या सूट के तले पैसे दबा के रखती, वो उठा के देख लीजिए, हर जगह आपको तंगी नजर आएगी, कमी नजर आएगी। और सबसे ज्यादा चिंता की बात ये कि शायद 10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल पहले नहीं थी। पिछले 12 साल जब से बीजेपी का राज आया, उन्होंने एक बात लगातार की जो अब महसूस हो रही। हम तो पहले भी कहा करते थे, हमारी तब कोई सुनता नहीं था, अब महसूस होने लगी। उन्होंने एक तो नौजवान पे आक्रमण किया जिसकी कोई जात नहीं, रोजगार के ऊपर आक्रमण किया। आज किसी घर के दरवाजे खोलकर देख लीजिए, बेटियां भी हैं, वो बेटों के बराबर है, और बेटे भी हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, गुणी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, हुनर भी है, काबिल भी हैं, काम भी करना चाहते हैं, पर काम नहीं। कोई नहीं भी पढ़ा लिखा तो भी अगला काबिल हो सकता। हर आदमी को पीएचडी होना, इंद्र सिंह जी, जरूरी नहीं है। अकल जो है वो तजर्बे से भी आती है और तजर्बे से पढ़ाई से भी ज्यादा आ जाती है। मैं ये मानता हूं सरपंच साहब, आदमी का जीवन का ये जो बूढ़े हैं जिन्होंने बाल दो लेकर रखे, ऐसे नहीं कर रखे,
इनका भी जीवन का अपना अपना तजर्बा, पर आज बच्चे के लिए कोई रास्ता बचा नहीं। आदित्य ने जंतर मंतर की बात की, हर गांव के अंदर जंतर मंतर है, सिर्फ हम खोल के नहीं देख रहे दरवाजे। हर शहर के अंदर आपको हर जिले में जंतर मंतर मिलेगा। जंतर मंतर क्या है? बेरोजगारों की वो फौज जो हिंदुस्तान की बीजेपी सरकार से अपने लिए न्याय मांग रही है, बस इसी का नाम जंतर मंतर। आप आज अपने इसी शेड में, आश्रम के इसी प्रांगण में, आप छोड़ दो बाकी सारे गांव, केवल दिल्लोवाड़ी और गुना के, हरिपुरा के बच्चों को बुला के देख लो, यहां सैकड़ों बच्चा इकट्ठा हो जाए। हर गांव में जंतर मंतर। उसका हल क्या है? पहले समस्या जाननी चाहिए, फिर हल निकल सकता। 12 साल से 30 लाख पोस्ट खाली पड़ी। आपको अचंभा होगा, मेरे पत्रकार भाई बैठे, इनको भी अचंभा होगा। पंडित जी, 12 साल से हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है, प्राइवेट की बात नहीं कर रहे। 30 लाख सरकारी नौकरी खाली पड़ी, भरते नहीं तो कुछ करते नहीं, बच्चे कहां जाए? 4.5 लाख नौकरियां फौज में खाली पड़ी है भाजी, कहां जाया करता? पंजाब का बच्चा, राजस्थान का बच्चा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के बच्चे कहां जाते? 50 पैसे बच्चे फौज में भर्ती हो जाते थे, जाके वो और काम नहीं पाया, फौज की लाइन में खड़े हो गए। तकड़े आप वैसे ही हैं, प्राकृतिक तौर से परमात्मा की कृपा, वो बच्चा किसी जाति का हो, सारे बच्चे तकड़े, कुछ दौड़ लगा लेते थे, कुछ और दंड पेल देते थे अपने, और तगड़े हो जाते। पहलवान मेरे भाई खड़े, कुछ इनके अखाड़े में शामिल हो गए, यहां से लेके दिल्ली तक चले जाओ अखाड़े के अखाड़े। 4.5 लाख पोस्ट खाली पड़ी, भरनी। हरियाणा के अंदर, अब क्या मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, हरियाणा के अंदर 3 लाख पोस्ट खाली पड़ी। अपने अगर 10 लाख नौकरी दे दें हरियाणा में, तो अपनी आधी से ज्यादा, मेरे ख्याल से 60 पैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है बच्चों की। हमारे बच्चे की तो कोई जात नहीं, बच्चा तो इसका भी बराबर है, मेरा भी बराबर है, बच्चा लक्ष्मी का भी वैसा ही है, बच्चा मेरा भी वैसा ही, परंतु पेट सबके, रोटी सबको चाहिए। सरकार सरकारी नौकरी लगाना बंद करके एक लाइन में ये कहानी, पीसे बचाओ, रुपये भूल जरूर बातों के पीछे खर्च करा लो, हेलीकॉप्टर में वहां पर के फलानी जयंती मना ली, फलाना ये कर लिया, बसों का खर्चा हो गया, बसें ले ली, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। जब बच्चों की तनख्वाह की बारी आती है तो कहते हैं पीछे को नहीं हमारे पास। जो प्राइवेट सेक्टर था, जहां नौकरियां थी, वहां खत्म कर रहे हैं। ये मेरे भाई बैठा रामचंद्र गुर्जर, जिला अध्यक्ष होने के साथ साथ शैलर का मालिक भी है, धान मंडी का सबसे बड़ा आड़ती भी है, अपना गवांडी भी। धान तो बड़ा गांव है, छोटा गांव भी। इनकी मंडी पे ताला मार दिया बीजेपी, नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर ने ताला लगा रखा है, बारदाना नहीं देते इनको। अपने यहां भी सेंटर है, इनका बारदाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अडानी ने वहां साइलो खोल लिया, तो सारी जीरी और कणक उसके साइलों में जानी है। साइलों में जाएंगे तो मंडी कैसे चलेगी? मंडी नहीं चलेगी तो आड़ती क्या खाएगा? आड़ती के पास कुछ नहीं है तो मजदूर क्या खाएगा? मजदूर के पास कुछ नहीं है तो मुनीम क्या खाएगा? मुनीम के पास कुछ नहीं है तो तोलने वाला क्या खाएगा? तोलने वाले के पास कुछ नहीं तो जराई वाला क्या करेगा? जराई वाले के पास कुछ नहीं तो सफाई वाला क्या करेगा? ये सारी चेन है जुड़ी हुई, जमींदार से लेकर, खेत मजदूर से लेकर, मंडी मजदूर से लेकर, आड़ती से लेकर, तुलाई और झराई वाले से लेकर, लदाई वाले से लेकर, ये चेन है। इनकी सारी चेन तोड़ दी। अब इनके कुंडरी मंडी का अगला हमला होने लगा है इस समय।
डांड बनकर दी अपुंडरी। आप क्या समझते हैं कैथल वाले और गुना वाले कि ये डांड वाले पुंडरी पुंडरी वालों का इलाज बंद देंगे? अपना भी तो गले बंद देंगे, अपना ही एक नंबर बाद में पड़ेगा, बस ये हो सकता 10 दिन में। पानीपत के अंदर लगभग 200 किलो में साइलो बना दिया अडानी ने, अभी बन के तैयार होने वाले हैं, 15 दिन में हो जाए, महीने में हो जाए। सब उस साइलो में भी कणक रखनी है चीनी, अगर वो रखेंगे तो फिर अपनी मंडियां बंद करनी पड़ेगी, तो उनमें क्यों कर जाएगा किसान? तो ट्रॉली लिए 5-5 दिन इनके यहां लाइन में लगे पड़े रहते, पेशाब करने की जगह नहीं जी, लेटरिन जाने की जगह नहीं, पीने के पानी की जगह नहीं। खेत में उतरो, खेत वाला एतराज करता भाई मेरे खेत में क्यों गंद फैला रहे? बात भी सही है उसकी। किसी के घर जाओ, अगले कहते हैं इतने इतने हजारों आदमियों को मैं कौन ओटे, तो मजदूर कहां जाए, पानी पेशाब, खाना कहां खाए, किसान कहां जाए? तो जब वो चालू होंगे फिर इस पे भी हमला होगा। नौकरी पैदा होती थी शेलर से, दुकानदारी से और फैक्ट्री से, छोटी मोटी से। इन दुकानदारों के साथ क्या किया? ऑनलाइन कंपनियां खोल दी। ऊना में तो अपने शायद नहीं आते, कैथल शहर में 32 ट्रक रोज आते हैं सामान के। आजकल बालक जो है ये टेलीफोन ले, इसी पे ऑनलाइन ऑर्डर कर देते। गांवों में आज आने लग गए होंगे जी, आ जाएंगे नहीं तो थोड़ी देर में आने लग गए। तो सारे ये ब्लिंकिट और अमेज़न और वो फ्लिपकार्ट, ये सारे आएंगे तो ये दुकानदार क्या खाएंगे? फिर इनका सौदा कोई किसने खरीदना? नतीजा क्या हुआ? अरे जी, जो दुकानदार 2 कारिंदे रखता था उसने दोनों हटा दिए, वो कोई कारिंदा नहीं रखता, 2 कारिंदों की तनख्वाह बचा, तो 2 की नौकरी गई ना। वो बच्चे कौन थे? अपने ही बच्चे थे। आपका भी हो सकता, मेरा भी हो सकता है, इनका हो सकता है, उनका हो सकता है। उनकी नौकरी चली, बड़ी बड़ी कंपनियां वो बेचने लगी अपना माल। तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं, सरकार में नौकरी नहीं, जो नौकरी है वो भरनी नहीं, तो बालक कहां जाएंगे? तो आज अगर आप मुझसे पूछो, समस्याएं तो सब बहुत हैं, सबसे बड़ी समस्या बच्चों की। आदित्य कह रहा था बहुत बच्चे बाहर जाने लग रहे हैं, सच है, परंतु कितने बच्चे बाहर जा सकते हैं? किले कितने लोगों के पास? आधा किला किसी का है, वो अपना बेच देगा, और है नहीं, तो कश्यप समाज से, कोई जांगड़ा समाज से, कोई दीवान से है, कोई पांचाल समाज से है, कोई और गरीब समाज से है जिसके पास जमीन नहीं, और जनरल वालों के पास कहां? सबके पास जमीन रह रही है। बहुत है जिनके पास 1-2 भी नहीं रहा, जो केवल पट्टे पे लेके खेती करने लग रहे थे। 50% हरियाणा में किसान वो है जो पट्टे पर लेकर खेती करता मालिक नहीं रहा जमीन का, वो धीरे धीरे उसकी जमीन चली। तो किसकी जमीन रह करके जाएंगे बच्चे? और आपके क्या गारंटी है? मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा था परसों, उन्होंने बताया 1.5 लाख बच्चा आ गया 5 साल में वापस। 1.5 लाख बालक जो बाहर गए थे उन्हें वहां से उन मुल्कों ने निकाल दिया। ये मोदी ने लिख के दिया जवाब में। मैंने कहा बता कौन से? सबसे ज्यादा बालक हरियाणा के, छोटा प्रांत है पर सबसे ज्यादा अपने बच्चे आए। तो 50 लाख 40 लाख माँ बाप ने किसी से उठा के दे भी दिए, तो वो क्या करेंगे आगे? बच्चे कहां जाएंगे? इसलिए सबसे बड़ी चिंता कम से कम मेरे मन में जो आ है, वो आपके लिए भी चुनौती है, आपके लिए भी प्रधान जी चुनौती है। वो ये है कि बच्चों को रोटी का इंतजाम कैसे हो। और माफ कीजिए, बहुत बार बच्चे आते हैं, भैया मैंने ना फलाना डिप्लोमा कर रखा है, भाई साहब मुझे चिपकवा दे कहीं। कोई ना कोई गुड़गांव फरीदाबाद में कह भी दे किसी को, कभी कभी कोई सुन भी लेता है, फैक्ट्री वाला। 12,000 रुपए से फालतू कोई देना नहीं तनख्वाह। मेरी बात गलत तो नहीं? 12,000 14,000, 12,000 14,000, ऊपर सिला 14,000 का, 10,000 का कमरा है।
9-10 हजार का तो वहां कमरा हुआ है गुड़गांव में। तो बालक खाए क्या, कमाए क्या, ओटे क्या, बिछाए क्या, अपना बच्चा जानता ही नहीं फिर। भाई 10,000 का कमरा हो, 10,000 का खर्चा हो गया, तनख्वाह 14,000 है, 6,000 तो यहीं से देने आ गए। घर आने जाने का अगर बार इतवार को माँ बाप के पास आना चाहे तो वो खर्चा अलग हो, तो बचना ही कुछ नहीं है। मैं इसलिए इसका हल सोच रखा है, इसका भी हल सोच लिया। इसका हल है, मेरे पास है। कोई कहे ना मेरे पास हल नहीं, मेरे पास हल है। मैं आज आपको एक कहता हूं, मेरे पास इसका हल, इसका हल बड़ा सीधा है। लाख रुपए की तनख्वाह देने की लोड नहीं है, वो पुख्ते ही नहीं सरकार से। आप अगर मुझे मेरे घर में, मेरे गांव में, मेरे गांव से 2 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर के अंदर जहां मैं साइकिल खाऊं, किसी मोटरसाइकिल की जरूरत नहीं, मेरा साइकिल लो, वहां का बगजू उल्टा आ जाए। हरिपुरा जाना हो तो कौन सा मुंबई है, अपना खुद का काम है, पैरे बगजे पैरे आ जाए। मतलब गुना बाबा लगाना में भी कितना अंतर है, कुछ ही अंतर को नहीं। तो जहां आदमी साइकिल लेके जाए और उल्टा आ जाए या अपने काम, वहीं नौकरी पैदा करो उनके लिए, जितना नजदीक हो उसके घर के। पहले तो कानून था ना दूर लगाओ, मैं कहता हूं इसे उल्टा करो। घर में अगर मैं काम करने लग रहा हूं, घर मेरा खुद का है, हर आदमी के पास झोपड़ी हो, छोटी हो, बड़ी हो, ले सब रहे काम। गांव में तो घर सबके, छत तो है ही सबके ऊपर, बगैर छत के हरियाणा में कोई नहीं है जो सो रहा है, कोई कहीं कहीं शहर शुरू में। तो आप अपने घर आके सो जाओ, रोटी घर रोज बननी है, रोटी घर की होगी, तो वो खर्चा भी बच गया, रहने का खर्चा भी बच गया। जितना नजदीक घर के हो बंदे को, वहां नौकरी हो, तनख्वाह चाहे फिर 15-20 हजार रुपए भी दे दो, उससे भी काम चल जाए। अजीब लगती है सुनने में, पर मुझे आप बताओ क्या हल है। आप एक आदमी को 2 लाख दो, उस 2 लाख में 10 बालकों को दे दो, तो मेरे 10 बच्चों का पेट पल गया, 10 परिवारों का पेट बढ़ गया। अगर मैं अपने घर में ही काम करने लग रहा हूं और फिर भी कोई बच्चा और आगे जाना चाहता है, जरूर जाओ, बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहो हमारे सब बच्चे, सारी 36 जात के बच्चे अफसर बन जाए, बड़े से बड़े, ताकि हमें फायदा हो। पर इतने वो अफसर नहीं बन सकते, इतने कोई रोटी का इंतजाम तो करो, सबको अफसर बनाओ, परंतु जब तक वो अफसर नहीं बनता, उसकी रोटी का घर के पास से पास इंतजाम करो। ये इसका सोल्यूशन है। दूसरा जो आदित्य कहने लग रहा था, हमने हरित क्रांति की इंदिरा गांधी जी के समय में कांग्रेस पार्टी, उसका मजदूर को भी फायदा हुआ, गरीब को भी फायदा हुआ, किसान को भी फायदा हुआ, मंडी मजदूर को भी फायदा हुआ और मंडी के आड़ती को भी फायदा हुआ। अगर मैं 70 मन की जगह आपके 140 मन एक किले के अंदर पैदा करवानी शुरू कर दूं, अगर आपके जीरी 150 मन होनी शुरू हो जाए एक किले में, तो किले डबल हो गए कि नहीं हो गए? ये करने की जरूरत है। जो वो कह रहा था उसका इससे मतलब है, मैं ये मानता हूं हमने नए बीज, नई तकनीक इजाद ही नहीं की बहुत सालों से। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी करके गए थे। राजीव गांधी जी के बाद मनमोहन सिंह जी के समय में कुछ बीज नए आए, अब उसको भी 15 साल हो गए। 15 साल से खेती ने तरक्की नहीं की, 20 साल से बल्कि। तो खेती अगर डबल या ट्रिपल होने लग जाएगी तो किसान को फायदा होना शुरू हो जाएगा। किसान को फायदा होगा, मेरे मजदूर को सीर जो भी मेरे साथ मजदूरी करता उसे भी फालतू पैसा मिलेगा, हम दोनों को फायदा होगा। ये हटती रहे, इनका भी सामान फालतू हो जाएगा, इनका कमीशन फालतू बढ़ जाएगा, आगे मुनीम की तनख्वाह बढ़ जाएगी, आगे सबके धीरे 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 वो पैसे सबको मिलेंगे। हमारी गोद में रुपये होंगे, हम दुकानदार से सौदा भी डबल लेंगे, कपड़ा भी और अच्छा लेंगे, जूता भी और अच्छा लेंगे, सबका धंधा चलेगा। ये एक तरीका। दूसरा तो सरकार को ये सोचना पड़ेगा, और तीसरा जो भूमिहीन गरीब है उनके लिए भी सोचना पड़ेगा। जो सबसे गरीब है उसके लिए कोई नहीं सोच रहा।
तो उनके लिए भी एक प्लान बना के उनका महीने दर महीने इनकम का साधन कोई बनाना पड़ेगा सरकार को। ये 3 रास्ते हैं जिनसे बदलेगा। फिलहाल मेरे भाई युवा जो संघर्ष कर रहे हैं, आप खुद भी युवा हो, कुलदीप भाई, कविश पिंडा जी हैं, अरुण राणा जी हैं और हमारे सब साथी हैं। आप सबको मिलके ये संघर्ष लड़ना है। और मैं लगातार इसलिए सोचता रहता हूं, कोई बात नहीं, आज सरकार से बाहर है, वो भी उस मालिक की मर्जी। कल सरकार के जब अंदर होंगे तो हम क्या अलग कर पाएंगे इन बीजेपी वालों से, ये